अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 7 रमजानुल मुबारक 1444 हिजरी, मार्च 29 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट इज नॉट अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची। आज बादलों की एक लेयर जो है वो कराची के उफक पर है, आसमानों पर है और ज्यादा देर रहना नहीं है, इसको थोड़ी देर में चली जाएगी। ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग आपको मिल जाएगी, लेकिन थिंग्स आर हीटिंग अप हियर इन कराची। बहरहाल चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। नाज़िया हसन की आवाज में आप ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुन रहे थे, करिए प्यार दिया गला। अभी हमें बढ़ना एक ब्रेक की जानिब, मिलते हैं। मुख्तसर सा ब्रेक है प्रोग्राम के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, तो मुख्तसर ही मैं कहूँगा। सो ब्रेक से वापस आते हैं, आप लोग के मैसेज इसी प्रोग्राम में शामिल करते हैं और ये भी बात करेंगे कि आज प्रोग्राम में हम किन किन बातों पर बात कर सकते हैं, या कम अज कम मैं अपनी इस ख्वाहिश का इजहार ये करूंगा कि हम किन किन बातों पे बात कर सकते हैं प्रोग्राम में। अब वो हो ना हो ये अब मैं इस पे कोई वादा नहीं करता, लेकिन फिलहाल ब्रेक एंड विल कैच यू राइट आफ्टर दिस। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील। Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning। इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। Yes, so I was going through your messages और उसमें पहले तो नाज़िया हसन का जो गाना अभी चल रहा था उसको आप लोगों ने पसंद किया और अच्छी बात है जी। मुबीन बिन जमील कहते हैं कि क्या सॉन्ग चला दिया, बेहतरीन, ऑफिस जाते हुए आपने सुना, बहुत अच्छी बात है जी। नुमानी साहब कहते हैं अरे वाह नाज़िया हसन, it is for the first time I've heard it in your show. I always thought you do not like her। नहीं यार, मुझ पे आपने इतना बड़ा इल्जाम, मुझ पे इतना बड़ा आरोप कैसे लगाया आपने कि मुझे नाज़िया हसन पसंद नहीं होंगी। हाँ, शायद शो में बहुत ज्यादा गाने उनके ना चलते हो, लेकिन ऐसा कि नाज़िया हसन कभी ना चलाया हो, मेरे ख्याल से ये भी थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी हमारे साथ। बहरहाल चलें जी, और क्या सीन है, जल्दी से हम स्क्रॉलिंग डाउन। आज के पहले मैसेज जानने में बढ़ रहा हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ अब्दुल रज़ाक साहब की तस्वीर का कि वो कहाँ हमें भेजते हैं। ठीक हो गया जी, जनाबे वाला तवातुर के साथ उनके मैसेजेस आते हैं, लेकिन उससे पहले आज जो है वो सोने से पहले उम्मे ऐमन भी जो हैं वो अपने ट्वीट्स करके गई थी। 10:33 पर उन्होंने अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है। क्या बात है जी, जबरदस्त है। इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं एटलीस्ट 39 people were killed after a fire broke out at a migrant detention facility in northern Mexico near the US border। Very sad news indeed। और इसके अलावा क्या खबर है जनाबे वाला। हफीज उर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, व्हाई इज अमेरिका कॉल्ड अंकल सैम? दैट इज अ नाइस क्वेश्चन एक्चुअली, कि अमेरिका जो है वो उनको अंकल सैम क्यों कहा जाता है। अच्छा, कभी आपने अंकल सैम की तस्वीर देखी है? और उसमें वो एक बाबा जी हैं जिनकी एक सफेद वाइट गोटी है, जो है ना गोटी जो थोड़ी से जो दाढ़ी निकली हुई होती है, और वो एक ऊंचा सा हैट पहने हुए हैं और वाइट शर्ट है और नीला उनका जो है वो कोट है और रेड बो टाई है। अंकल सैम जो इनको कहा जाता है। सो बेसिकली ये अमेरिकन आर्मी का सबसे पहले पोस्टर आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अमेरिकन लोगों को रिक्रूट करवाने के लिए। तो वहां पे पहली बार जो है ये अंकल सैम जो है ये अपीयर हुए थे और बेसिकली ही हैज बिकम अ सिंबल ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट, ही हैज बिकम द सिंबल ऑफ द अमेरिकन स्टेट इन फैक्ट। लेकिन आपको पता है कि अब इसको जो है वो जनरल एक नोटोरियलिटी हासिल हो गई, यानी इसको नेगेटिव टर्म्स में जो है अंकल सैम को देखा जाता है। सो दिस इज व्हाई अमेरिका इज कॉल्ड अंकल सैम। आप गूगल पे जाएं और यू जस्ट गो एंड सर्च अंकल सैम, तो आपको वहां पे जो है वो इसका जवाब जो है वो, उनकी तस्वीर आपने डेफिनेटली देखी हुई होगी कि पता नहीं लिखा होता है कि अमेरिका नीड्स यू या अमेरिका वांट्स यू या आई वांट यू, जिसमें वो लोगों को कह रहे हैं। बिकॉज अरे आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी जंगें लड़ी जाती हैं इसमें ना सिर्फ आपको जो आपके फौजी होते हैं जो कि बाकायदा कैडेट्स के तौर से भर्ती होते हैं एंड ऑल, उनसे लड़ाया जाता है, उनको लड़ना होता है, बल्कि
जो रिजर्व्स होते हैं उनके साथ साथ अक्सर सिविलियंस को भी जो है वो ड्राफ्ट किया जाता है. ड्राफ्ट की टर्मिनोलॉजी इसके लिए इस्तेमाल की जाती है और उनको भी जो है वो लड़ने के लिए भेजा जाता है. जैसे कि अभी आपने रूस में देखा है, काफी सारे मगरबी मीडिया ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है आम रूसियों में, वो यूक्रेन की जंग में लड़ना नहीं चाहते. तो बहरहाल ये है जी हफीज साहब, इसका छोटा सा बैकग्राउंड. ओके जी, गुड मॉर्निंग अदील भाई, होप यू एंड ऑल द लिसनर्स आर फाइन. भाई इन हालात में कैसे जी रहे हैं? मेरा तो यहाँ से देखकर दिमाग घुट रहा है, सो नहीं पा रहा मैं अदील. ये क्या हाल कर दिया जालिमों ने हमारे पाकिस्तान का. अच्छा ये मकबूजा कश्मीर में प्रोग्राम हमारा सुनते हैं. हाँ यार, हालात हैं काफी सफोकेटिंग हालात हैं और परेशान कुन हालात भी हैं. लेकिन जो मैं बार बार बात बोले जा रहा हूँ और बार बार बात मैं कहे जा रहा हूँ वो यही है कि ये एक टफ फेज है, एक जिसे कहना चाहिए कि एक गम की शाम है. लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है और वो शाम है और ये गुजर जाएगी इंशाल्लाह. आपको पता है कि शाम के बाद सुबह आती है, सो बस स्टे ट्यून इंशाल्लाह. अच्छा जी, इसके अलावा बिलाल अहमद कहते हैं रात वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका के मैच में वेस्ट इंडीज ने 6 फील्डर ऑफ साइड में ले रखे थे, 3 सर्किल में 3 बाउंड्री पर. हमने कभी पाकिस्तान टीम को ऐसी फील्ड सेट करते नहीं देखा. अच्छा, मैंने ये मैच देखा नहीं इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इंटरेस्टिंग अगर उन्होंने ये फील्ड जो है वो सेट किया, बिकॉज डेफिनेटली दैट वुड हैव बीन सपोर्टिंग अ स्ट्रेटजी, जो उनकी बॉलिंग स्ट्रेटजी होगी उसको सपोर्ट कर रही होगी. कल बड़ा क्लोज मैच खेला गया इन दोनों टीमों के दरमियान, एक और हाई स्कोरिंग गेम, लेकिन इस बार फतह जो है वो वेस्ट इंडीज ने हासिल की और सीरीज भी अपने नाम लिया. आगे चल के प्रोग्राम में तफसील जिसके हवाले से बात करेंगे. जावेद साहब ने खबर शेयर किया, बिल्कुल जी, कल भी मैं ये पढ़ रहा था. बेचारा दिस गाय अदनान सैयद, इसकी जो कन्विक्शन है वो एक बार फिर से रीइंस्टेट कर दी गई है मैरीलैंड कोर्ट की जानिब से. इस प्रोग्राम में आगे चल के इसके हवाले से हम बात करेंगे, बिकॉज मुझे याद ये पड़ता है कि हमने अदनान सैयद को काफी तफसील के साथ फीचर किया था. किस तरह एक पॉडकास्ट जिसका नाम सीरियल था, उस में इनके जो अदनान की कन्विक्शन हुई थी रिगार्डिंग किलिंग द एलिजिड किलिंग ऑफ हिज गर्लफ्रेंड, और ये मैरीलैंड स्टेट में अमेरिका में, और क्या कहना चाहिए मिसकैरेज ऑफ जस्टिस वहां पर हुआ था. और इस पॉडकास्ट के आने के बाद उसकी बहरहाल ये तफसील से जरा ये भी हम अभी फिलहाल साइड पे करते थे ना, वरना बिकॉज मैं फिर मैसेजेस खत्म नहीं कर पाऊंगा. मसला ये है, इतने अच्छे आप लोग मैसेज जो है ना वो करते हैं. अच्छा जी, इसके अलावा फरी सरफराज अस्सलाम वालेकुम कहती हैं हाउ आर यू ऑल, फास्ट इज गोइंग वेल, दैट इज वेरी गुड. और उस्ताद और किताबें अपनी जगह, लेकिन सबक वही जो बीवियां सिखाती हैं, ये आप भेज रही हैं बीवी होते हुए. चलें जी, अच्छी बात है, आपकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट इस चीज पे आ रही है. अदाउर रहमान साहब ने वीडियो शेयर किया, कहते हैं पेरिस इज बर्निंग एंड मीडिया इज स्लीपिंग. लग कुछ ऐसा ही रहा है जी. अदाउर रहमान साहब काफी सारे ट्वीट्स में मुझे टैग किया हुआ है और बहुत शुक्रिया सर. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो दिस इज कॉल्ड पगोडा फ्लावर, अ यूनिक ऑस्पिशियस फ्लावर इन तिब्बत. The pagoda flower in the Himalayas bloom every 400 years. Our generation is lucky enough to see the pagoda bloom. Please share. चलें जी, मैं इसको बिल्कुल रीट्वीट कर देता हूँ, आप लोग भी देख लीजिए जिस पगोडा फ्लावर को. एंड वेरी इंटरेस्टिंग नेम दैट दे हैव गिवन टू दिस पगोडा. ये आपको पता है ना पगोडा किसे कहते हैं? जो बुद्धिस्ट की इबादत की जगह होती है उसको स्टूपा या पगोडा कहा जाता है. तो आई थिंक दिस फ्लावर इज इन द शेप ऑफ अ पगोडा और शायद इस वजह से इसको ये नाम दिया गया है. चलिए, इसके अलावा एफ के न्याजी साहब कहते हैं भाई अहसानुल्लाह नसीम शाह की जगह लेगा, टीम में मुकाबला सख्त है. अभी जगह लेगा या नहीं, लेकिन चले एक कंपटीशन जरूर आ गया नसीम शाह के लिए. हसनैन के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया है और या आई थिंक बिल्कुल मुकाबला काफी सख्त हो गया है. आई मीन दिस गाय एहसान शाह, एहसानुल्लाह इज एक्सप्रेस पेस विदाउट डाउट. Zishan Beg साहब कहते हैं Alibaba said it plans to split its business into 6 separate units in a move that promised to radically reshape the sprawling Chinese e-commerce firm that Jack Ma founded nearly 25 years ago. जी बिल्कुल, कल की बिजनेस की ये बड़ी खबर थी. चाइना का गालबन सबसे पॉपुलर टेक में नाम which is Alibaba, और उन्होंने कहा है कि वो अपने बिजनेस को जो है वो 6 में डिवाइड कर देंगे, जिसके बाद से Alibaba की शेयर प्राइस में जो है वो जबरदस्त बढ़ोतरी जो है वो देखने में आई है. और नेचुरली आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द कंपनीज मस्ट कंटिन्यू रीइन्वेंटिंग देयर बिजनेस मॉडल. आपको पता है कि अलीबाबा जो है वो अब सिर्फ एक ई कॉमर्स जाइंट नहीं है, बल्कि एक फिनटेक जो है वो जाइंट है. और एंट फाइनेंशियल्स के नाम से बड़ी मशहूर उनकी
ये और भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जो कि इट्स अ बिग नेम इन फिनटेक सर्विसेज इन द एशिया पैसिफिक रीजन. पाकिस्तान में भी आप जानते हैं कि ना सिर्फ अली बाबा ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है बल्कि एंड फाइनेंशियल जो है वो भी यहाँ की एक मशहूर फिनटेक कंपनी के साथ जो है उसको ओन करता है, उसका एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर है. चलें जी, इसके अलावा और क्या सीन है जी. अताउर रहमान साहब ने पठान खान का सॉन्ग मेरे साथ शेयर किया था. साहब देखिए, आपने इतने सारे मुझे मैसेजेस भेजे हैं, मुझे बस अफसोस ये होगा कि आप, मुझे डर ये लगता है कि आप नाराज हो जाएंगे कि अदील साहब आप मेरे मैसेजेस नहीं पढ़ते. आपने कोई 7 या 8 मैसेजेस आज भेजे हैं, तो अगर मैं आपके काफी मैसेजेस या कुछ मैसेजेस नहीं पढ़ा तो उसके लिए मैं माजरत खाऊं, बिकॉज बाकी लोगों के ट्वीट्स को भी जगह देनी चाहिए प्रोग्राम में. क्या ख्याल है सर, आप मुझसे अग्री करेंगे वैसे? अच्छा जी, फराज साहब ने भी 2 ट्वीट्स किए हैं, एक पढ़ लेते हैं क्रिकेट के हवाले से. हैदर अली आसिफ खुशदिल नवाज को इतने चांसेस मिले और उनकी परफॉर्मेंस पीएसएल में भी बिलो एवरेज थी, लेकिन जिस तरह लोगों ने आजम खान को सिर्फ 2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे बेहुदा अलकाबात से नवाजा है, वो काबिल अफसोस है. बिल्कुल जी, आई थिंक आजम खान बेचारा ही फेसेस अ लॉट ऑफ, कहना चाहिए कि उस बेचारे को काफ़ी ट्रोलिंग फेस करनी पड़ती है. और जैसे कि आपने अलकाबात, बेहुदा अलकाबात कहे, ये बड़ी ज्यादती है उस बच्चे के साथ भी. लेकिन वो बच्चा जो है ना, वो इज अ वेरी, कहते हैं ना, बड़ी थिक स्किन बच्चा है वो, और उसमें है, मेरे ख्याल से ये चीज़ है उसमें पैदा हो गई है कि वो इस तरह के अब्यूज से जो है वो फाइट कर सकता है, उसको फेस कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है. सो मोर पावर टू आजम खान. आई थिंक एक बात क्लियर हो गई है दैट आजम खान को शायद इंटरनेशनल लेवल पे विकेट कीपिंग तो आप ना करवाएं, लेकिन ही इज स्टिल अ टैलेंटेड प्लेयर यार. ही इज सम टैलेंट. आई वुड बी वेरी सैड अगर इसको पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है अगेंस्ट न्यूजीलैंड. आई थिंक ही डिजर्व्स मोर चांसेस. ओके देन व्हाट हैव वी गॉट? या अल्लाह, तौर रहमान साहब आपने तो आज तबाही फेर दिया सर टाइमलाइन पे, माशाल्लाह. आप नजर आ रहे हैं मुझे. चलें जी, ताहिरुल्लाह खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सबसे दुआ की अपील, अल्लाह पाकिस्तान को जल्द अज जल्द हालिया गर्दाब से निकाले. अपने तो बस की बात नहीं सर, आपके बस की क्यों नहीं है बात सर, आपके बस की बात है. इंशाल्लाह आप जल्दी, आपको अपने इस हक राय दही इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. खुद भी जाइए, अपने पूरे खानदान वालों को भी लेकर जाइएगा, तो वहाँ आपको जरूर मौका मिलेगा. अच्छा जी, मुदस्सिर न्याजी साहब ने ट्वीट शेयर किया है. जी बिल्कुल, ये कल हमारी नेशनल असेंबली में राना तनवीर नामी एक आदमी ने बहुत ज़्यादा गलीज और गंदी ज़बान जो है वो इस्तेमाल की है. और उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि कहना चाहिए कि तहजीब के सर्टिफिकेट बांटने वाले ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो उस पर डेस्के बजा रहे थे और खुश हो रहे थे. और अगर आपने क्लिप नहीं देखा तो ज़रूर देखिए. मैं ये नहीं कहूँगा मत देखिए, नहीं देखिए आप, और देखिए कि किस लेवल तक गिर चुके हैं. देखिए एक बात बड़ी क्लियर हो रही है, बस ब्रेक की जाने में हमें बढ़ना है, कि ये दीज कमेंट्स एंड एवरीथिंग दे आर कमिंग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. बिकॉज आप कल जो ये आज मैं देख रहा हूँ एक अखबार ने एक्साइटमेंट में 8 कॉलम ही खबर लगा दी है. कल की जो करारदादें लाई गई हैं और जो करारदादें प्रेजेंट की गई हैं, कुछ मंजूर हो गई हैं, कुछ जो है वो एक्ट्स पास किए जा रहे हैं, उससे आपको अंदाजा ये होगा कि पैनिक इस वक्त किस लेवल का है गवर्नमेंट के सर्कल्स में. सिचुएशन उनके कंट्रोल में आ नहीं रही है. अच्छा जी, इसके अलावा उमर कहते हैं, विल सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन द प्रपोज चेंज्ड बाय द असेंबली. देखिए ये तो बड़ी क्लियर कट बात है कि ये, खैर इस पे ज़ाहिर आगे भी बात हो सकती है, लेकिन ये जो तब्दीलियां कवानीन में लेकर आ रहे हैं, स्पेशली जो चीफ जस्टिस साहब के पावर्स को कर्टेल करने की बात की जा रही है, ज़ाहिर है द ओपिनियंस आर डिवाइडेड, बट येट अगेन द ओवरवेलमिंग ओपिनियन इज कि ये जिस लेवल की तब्दीलियां चाह रहे हैं, जो इनकी नीयत है, जो इनकी इंटेंशन है, बेसिकली वो उसके लिए आईनी तरमीम दरकार होगी. एक तो पॉइंट नंबर ये हो गया 1 कि आईनी तरमीम क्या ये कर सकते हैं? नहीं, ये नहीं कर सकते, बिकॉज अभी तो आपको पता है कि हमारी असेंबली पूरी मुकम्मल नहीं है. और अगर आप आईनी तरमीम के हवाले से कानून पढ़ें तो फिर आपको उससे अंदाजा भी होगा कि उसके लिए टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स होते हैं वो आपको चाहिए होते हैं. और हमारे यहाँ काफ़ी सारी सीटें इस वक्त खाली पड़ी हुई है नेशनल असेंबली में. तो आईनी तरमीम के थ्रू हो सकता है या ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू हो सकता है. तो ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि इसके लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 आता है कि अगर चलें ये मान लिया कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या एक्ट के थ्रू या कानून के थ्रू ये चीज़ कर भी गई, क्या इसका इतलाक रेट्रोस्पेक्टिवली होगा? यानी क्या माजी से इसका जो है वो इतलाक होगा? यानी जो अभी हाल ही में सुओ मोटो चीफ जस्टिस साहब ने लिया, जिसकी बुनियाद पर पंजाब के इलेक्शंस और केपी के इलेक्शंस की डेट्स आनी थी और फिर ये सारी धमा चौकड़ी जो है वो मची हुई है, क्या उस पर ये चीज़ अप्लाई होगी? तो फिर उस पर भी लोगों का ख्याल है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकता. वल्लाह आलम जी, जो बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो इस पे बात करेंगे. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ज़ाहिर है अगर ये कानून पास, जो कि यकीनी तौर से कानून पास होगा, सदर अगर अपने साथ 3 हफ्ते अगर रख भी लें तो फिर इवेंचुअली ये इतना टाइम तो उनको मिल ही जाएगा और तब तक आपको पता है काफ़ी सारे फैसले जो हैं वो भी आ चुके होंगे. सो अब देखना यही रह जाएगा कि
इसको स्ट्राइक डाउन सुप्रीम कोर्ट एट द एंड ऑफ द डे ये मामले एक बार फिर वहीं पर जाएंगे. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या है, अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. जाते जाते एक आखिरी मैसेज इंटरेस्टिंग लग रहा है. दिल भाई, जस्ट रिफ्लेक्टिंग बैक, एज 20 till 43, फ्रॉम 0 to 30. क्या एज 20 till 43, फ्रॉम 0 till 30 इफ्तार एट होम. अच्छा, मैं जरा इसको समझने की कोशिश करता हूँ सर. ओके जब ले चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Junoon. And यार 1993 के रिलीज हुए हुए गाने सुनकर भी ऐसे लगता है जैसे कि ये अभी तक रेलेवेंट हैं, कसम से यार. समटाइम इट रियली फील्स लाइक कुछ नहीं बदला. बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 1993 की क्या बात कर रहे हैं. ख्वाजा मोइन साहब का तालीम बालगा 1960s और अर्ली 70s की जो है वो प्रोडक्शन है. और वो भी अगर आप देख लें तो फिर आपको देख के यही लगेगा कि जैसे बस अभी कल ही की बात हो रही है, बल्कि आज ही की बात हो रही है. तो पता नहीं कब हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और क्या होगा सिलसिला. लेकिन बहरहाल जी, जुनून की आवाज में हमने ये गाना तलाश चलाया. और नई जनरेशन को तो नहीं पता होगा, लेकिन अपने जमाने का बहुत ही जबरदस्त ये गाना था. और अगर मैं गलती बनाऊं, इस एल्बम का नाम भी शायद तलाश ही था. और मुझे ये भी याद है कि ये एल्बम जो है ये एक टूथपेस्ट के साथ एक जमाने में फ्री मिला करती थी. याद है ये इसका सीन आया था टूथपेस्ट के साथ. एक टूथपेस्ट कंपनी ने जो है, नाम भी याद होगा टूथपेस्ट का आपको, अभी भी है, वो बहुत पॉपुलर है. और उसने इसको स्पॉन्सर किया था. बल्कि हमारे जिन दोस्त ने इस प्रोग्राम इस गाने को रिक्वेस्ट की थी, खिलजी साहब, मुझे लग रहा है कि वो शायद प्रोग्राम सुन ही नहीं रहे हैं अभी, वो सो रहे हैं मजे से. और हमने तो गाना चला दिया. भाई आप लोग गवाह रहिएगा, खिलजी साहब को बता देंगे मैंने ये गाना चला दिया है. अब वो सो रहे थे तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके हवाले से. लेकिन बहरहाल जी, आप लोगों ने इस गाने को पसंद किया. हारिस कहते हैं ज़ैनी गुलामी से काश हूँ हम आजाद. देख लें जी, अभी तक रेलेवेंट है ये बात. फैसल मुकीद कहते हैं व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट मेमोरीज बट नो चेंज इन आवर सर्कमस्टेंसेस. द तलाश कंटिन्यूज. एब्सोल्युटली जी, तलाश कंटिन्यूज. और इसके अलावा जो है वो खुर्रम शेर साहब एंड शुएब चौधरी साहब एंड अली टी. व्हाट्स योर फुल नेम वैसे यार, ये बता देना एक बार. और इसके अलावा फरहान हसन साहब कहते हैं रेलेवेंट सॉन्ग टू करंट सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री. दैट इज सो ट्रू. ऑलराइट जी, इसके अलावा उमर बाबर कहते हैं तलाश 1993 ज़ैनी गुलामी से काश हूँ हम आजाद. अल्लाह करे, आमीन सुमा आमीन. ख्वाजा हमीद अख्तर साहब कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल अदील लिसनर्स एंड नाइस कूल ब्रीज ब्लोइंग 6 to 7 AM. जी हाँ, मैं आज जब फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकला, जो मैंने आपको बताया कि हमारे बिल्कुल पड़ोस में अब मस्जिद जो है वो आ गई है, तो मैं जैसे ही उसके दरवाजे से निकला तो वाकई एक बाद नसीम के ठंडे ठंडे झोंके, जैसे कि ख्वाजा साहब ने खुद लिखा है, उसने सुबह को वाकई मजीद खुशगवार बना दिया और बड़ा अच्छा लगा उस वक्त. और वाकई काफ़ी प्लेजेंट वेदर होगा. अच्छी मज़ेदार सी ब्रीज जो है वो इस वक्त ब्लो कर रही है इन कराची. इसके अलावा उसामा खान कहते हैं अदील भाई, न्यूजीलैंड के लिए टीम कब अनाउंस हो रही है? अभी तो न्यूजीलैंड के लिए टीम अनाउंस होगी यार. अभी तो अभी सीरीज खत्म हुई है. मेरे ख्याल से दें जरा, हफ्ता 10 दिन दें, उसके बाद सीरीज 14 अप्रैल से सीरीज का आगाज हो रहा है ना, तो अभी तो टाइम है इसमें थोड़ा सा. तो या अच्छी ओके. जसान शेख कहते हैं व्हेन यू वॉक इनटू अ रूम and you forget why you walked in there in the first place, the phenomenon is known as event boundary. Very interesting. Event boundary, इसको गूगल करें आप लोग, event boundary. ओके, रियाजुर रहमान साहब ने अंकल सैम की तस्वीर भी शेयर कर दी है. सर जबरदस्त, थैंक यू सो मच. इसके अलावा क्या सीन है. वसीम ताहिर कहते हैं जलसा हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस, नियाजी से ज्यादा गलीज इस्तेमाल आज तक किसी ने नहीं सुनी है. वो किसी की बहन बेटियां नहीं होती जिनके बारे में लाडला सरेआम ... करता है. अच्छा चलें जी, मुझे नहीं पता कि इमरान खान, अच्छा कल जो राना तनवीर ने इमरान खान के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि अब तो बच्चे सुन रहे होते हैं इस वक्त, वरना मैं वो गैर पार्लिमानी अल्फाज जो है वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकता. लेकिन वसीम ताहिर मेरे भाई, मुझे इमरान खान की आपको एक स्पीच ऐसी लाकर दिखा दीजिए जिसमें इमरान खान ने किसी के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए हों. वो काफ़ी सारे लोग, वो मरियम को उन्होंने जो एक जलसे में एक बात बोली थी, बहुत गलत बात बोली थी उन्होंने, और वो कैप्टन सफदर का जिक्र किया था और वो सारी बातें वो गलत की थी.
लेकिन गलाजत का जवाब गलाजत से देंगे तो पता है जवाब में आपके पास मल्टीपल गलाजत आएगी, तो फिर तैयार रहिए सर, फिर आप तैयार रहिए, फिर रोना धोना मत कीजिएगा. अच्छा जी, इसके अलावा अताउर रहमान साहब कहते हैं थैंक्स फॉर रीडिंग माय ट्वीट्स इन द प्रोग्राम, द ओनली रीजन आई शेयर इंटरेस्टिंग न्यूज टॉपिक टू कंट्रीब्यूट टू द शो, विल नेवर माइंड इफ नॉट मेंशन. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे ट्वीट्स करते हैं, इसमें कोई शक नहीं आता रहमान साहब. लेकिन पता है मुझे कुछ लोग प्राइवेट में मैसेज करते हैं और कहते हैं कि यार आपके कुछ ना बड़े लाडले लोग हैं और बड़े चहीते लोग हैं, आप उनके ट्वीट शामिल करते हैं और हमारा ट्वीट शामिल नहीं करते, बताएं क्यों, आखिर क्यों. आता ये आखिर में लिखा आता है आखिर क्यों, और मेरे पास वाकई इसका कोई जवाब नहीं होता. तो इसलिए आई थिंक हम चाहते हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए. क्या ख्याल है जी. वकास दुरानी साहब कहते हैं वाओ थैंक यू फॉर जुनून क्लासिक सॉन्ग, वेरी रेलेवेंट, सिचुएशन इन कंट्री इज नाउ वर्स, इन द कंट्री इज नाउ वर्स देन 1990s, divisive and polarized. I think every country in the world might say that we are worse off than we were there in 90s. Every country, मेरे ख्याल ज्यादातर ममालिक यही बात बोलेंगे. यहाँ तक कि वो ममालिक जो शायद इकोनॉमिकली काफी तरक्की कर गए हों वो भी अपने 90s को याद करके बोलते होंगे कि यार दोज वर नाइस एंड सिंपलर टाइम्स. ओके, नॉस्टैल्जिया सो ब्यूटीफुल. लेकिन वाकई आई थिंक 90s पाकिस्तान की बदकिस्मत तरीन डेकेड थी, बिकॉज ये वो डेकेड थी जिसमें हम पाकिस्तान को लिफ्ट ऑफ कर सकते थे. बिल्कुल जिस तरह मैं इकोनॉमिकल लिफ्ट ऑफ की बात कर रहा हूँ, और ज़ाहिर है जहाँ इकोनॉमी बेहतर होती है वहाँ पे सोशल चेंजेस भी आते हैं सोसाइटी में, एजुकेशन भी इंप्रूव होती है एंड ऑल. लेकिन जिस तरह हम कहते हैं ना कि मगरब में जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बन रहे थे, हमारे यहाँ ताजमहल बनाए जा रहे थे, तो जिस तरह बाकी मुल्कों में और बहुत कुछ किया जा रहा था, एक्सपोर्ट्स पे फोकस किया जा रहा था, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप की जा रही थी एंड ऑल, हम लोग जो है वो जरा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और मोटरवेज और IPPs इन चक्करों में पड़ गए थे. तो 90s पाकिस्तान की एक बहुत ही ज्यादा लोग इस पे बात करते नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अंडररेटेड एक इन टर्म्स ऑफ द डिजास्टर दैट वी आर लिविंग इन राइट नाउ, 90s उसके में बड़ी अंडररेटेड एक डेकेड मानी जाती है. चलें जी, अभी लिए चलते हैं आपको एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azharan. Good morning दोस्तों, प्रोग्राम अभी स्टूडेंट किया. डॉक्टर शैला कहती है अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहबा. बच्चे कैसे हैं आपके? बहुत दिनों से उनका नाम जो है वो प्रोग्राम में सुना नहीं. सो आई एम होपिंग दैट किड्स दे हैविंग हॉलिडेज और व्हाट, आई डोंट नो. लेकिन खैर चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है आजकल? तो धूप थोड़ी ज्यादा ही तप रही है और साया इज नॉट विजिबल काफी दूर तक. ठीक है इंशाल्लाह साया आ रहा है, धूप के बाद साया आता है. चलें जी, द वर्स्ट थिंग अबाउट PML, अच्छा सुमेरा खान कहती है द वर्स्ट थिंग अबाउट PMLN इज दैट दे आर वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड वुमेन, सो लो इवन इलिटरेट कांट यूज सच लैंग्वेज. दीस पार्लियामेंटेरियंस फील पावरफुल अटैकिंग वुमेन टू लो. यार वैसे वाकई सीरियसली यार कल बहुत ज्यादा हो गई मेरा ख्याल से ना, यानी हमारे घटिया और गिरे हुए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी कल ना बहुत राना तनवीर साहब ने काफी खराब गुफ्तगू की है. एंड आई एम प्रीटी श्योर यार असल में नून लीग में भी यही है ना कि वहाँ पे जरा इंटरनल डिसेंट को इतना वहाँ पे अप्रिशिएट किया नहीं जाता. वरना मैंने कहा कितना अच्छा हो पाकिस्तान में कभी यार हमारी पार्टी के लोग, कोई भी पार्टी हो, मैं नून लीग की बात नहीं कर रहा, उसके अपने लोग खड़े होकर ये बात बोलेंगे यार ये आपने बहुत गलत बात की और ज्यादती कर दी है यहाँ पे. बहरहाल आगे बढ़ते हैं. किसी आसान शेख कहते हैं आई थिंक दिस सॉन्ग बाय जुनून वाज द रीजन ऑफ इट्स बैन बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम. नो ये वाला गाना नहीं था. जुनून ने इस तरह की बहुत हरकतें की हैं जिसकी वजह से उनको जो है वो गवर्नमेंट जो है वो बैन करती रहती थी. बहरहाल ये वाला गाना जो है नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर आप कहें. जुनून ने अताब फेस किया है, ज़ाहिर है नून लीग की गवर्नमेंट जब आई थी 90s में तो उन्होंने उनको एक टाइम के लिए जो है वो बैन कर दिया था. और वो इनकलाब बस इनकलाब, कितनी आंखें देखेंगी आधी सदी पुराना ख्वाब. उस वक्त आधी सदी थी, अब तो 3/4 सदियां हो चुकी हैं. कितनी बार पुकारेंगे जिंदाबाद और मुर्दाबाद. तो वो बातें बेसिकली उस तरह के उन्होंने गाने गाए थे. मैं स्पेसिफिकली वो चीज़ भूले जा रहा हूँ जिस पे उनको बैन किया गया था. वो क्लिक हो जाएगी. नजम शिराज का मुझे याद है कि उनका एक जो एल्बम आई थी खजाना, एक खजाना है मेरे पास लुटाने के लिए, उसमें एक गाना था सरमाए के भूखे लोगों, क्या भूखे शेरों ने मेहनत के रेवड़ पाले, ये बात किसे मालूम नहीं तुम रोज ये किस्सा ले बैठे, तुम फिर ये किस्सा ले बैठे. उसमें एक बीच में ना एक लाइन आती है कि हर रोज सितम के शोलों पर इज्जत की चिता एक जलती है और जाहो जश्न की नागिन ये इंसान के खून पे पलती है. इस पे हमारे पीपल्स पार्टी वाले लोग ये समझ गए थे कि यार ये उनकी लीडर की तरफ जो है ना वो टॉन्टिंग की जा रही है, जिस पे उन्होंने उसको बैन कर दिया था. सो बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं. क्या पुरानी बातें याद आ गई यार. और क्या सीन है. अरशद गुमरो कहते हैं मेरी गाड़ी के कुछ दिन से हॉर्न खराब है और मुझे ये एहसास हो गया है कि एक हॉर्न कितना लाजमी है हमारे मुल्क में. वाकई यार सीरियसली हॉर्न बहुत जरूरी है पाकिस्तान में, बहुत जरूरी है. बस वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन अब क्या करें. चलें जी. एहतसाब वाज द सॉन्ग बाय जुनून.
हाँ ना, तो फिर हम किसकी बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं. अच्छा जी, चीफ जस्टिस आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी के लिए कानून साजी, अदलिया की सियासत में बेजा मुदाखलत से अदम इस्तेहकाम, कौमी असेंबली में हुकूमती करारदाद मंजूर. अज खुद नोटिस का फैसला, बेंचों की तश्कील चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी. बुनियादी हकूक के मामला 3 रुकनी बेंच को भिजवाएगी. फैसले पर 30 दिन में अपील का हक. इस्लाहात बिल में तजावीज काबीना से मंजूर, असेंबली में पेश आज पास होने का इम्कान, कल सेनेट में लाया जाएगा. अंदेशा पैदा हो गया खुदा ना खास्ता फर्द वाहिद के इख्तियारात से आला अदलिया की शोहरत को नुकसान न पहुंचे. वजीर कानून का ये कहना है. तमाम असेंबलियों के इंतखाबात बेअक वक्त गैर जानिबदार निगरान हुकूमत के तहत होने चाहिए. इलेक्शन कमीशन आज़ाद खुद मुख्तार इदारा, इख्तियारात में मुदाखलत ना की जाए. करारदाद में मतन तो अपने जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी, अपना गुस्सा था, सब कुछ था, वो उन्होंने 2-3 करारदादों में निकाल के जो है ना ये पास भी करवा लेंगे. ज़रा कौमी असेंबली तो आपको पता है इसमें रबड़ स्टैम्प असेंबली है. सेनेट में थोड़ी देर जो है ना वो शायद बहस और मुबाहिसा और तकरार जरूर हो, बिकॉज ज़ाहिर PTI वहाँ पर मौजूद है. अच्छा जी, इसके अलावा अदलिया के अंदर से उठने वाली आवाज़ें, उम्मीद की किरण. अच्छा जी, अदलिया के अंदर से जो आवाज़ें उठी हैं उम्मीद की किरण, कल वो उम्मीद की एक किरण ने जो है ना, कल वो आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल, जो नया अटॉर्नी जनरल, उनको बड़ी ज़बरदस्त शटअप कॉल दी और उन्होंने कहा कि यार ये जो 3-4 और ये जो 4-3 की आप लोग बहस लगाए हुए, ये 3-2 और 4-3 की बहस, ये हमारा इंटरनल मैटर है, आप इससे दूर रहें. आप सिर्फ ये बताइए कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास सदर के मशवरा किए बगैर इख्तियार था नई तारीख देने का. और कल जो है वो बहुत अहम पेशरा जो है समात हुई, तकरीबन 4.5 घंटे ये समात जो है वो चली है. और चीफ जस्टिस के और बेंच पे कल बेंच पे काफी हद तक एक यगानगत नजर आ रही थी चीजों के हवाले से. स्पेशली जो 2 जुमले कल जस्टिस जमाल मंदूखेल ने बोले, इट poured a lot of cold water on the people who were expecting कि अदलिया जो है वो एक बार फिर से बिल्कुल टूटी फूटी नजर आ रही होगी. अच्छा, चीफ जस्टिस कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात मुलतवी करने का कानूनी इख्तियार नहीं, इमरजेंसी लगा कर ही तो इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं. आटे के लिए लाइनें, आपस में दस्तों गिरेबान के बजाय इनका सोचें. इलेक्शन के लिए हमारी दरख्वास्तों, हमारी तनख्वाहों पर कट लगाया जा सकता है. जस्टिस बंदियाल ने कल ये बोला, बिकॉज हुकूमत ने कहा कि जी वो 20 अरब रुपए कहीं से अरेंज नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है. जिसपे फिर जो है वो वहाँ पे बैरिस्टर अली जफर ने ये बताया, जो कि ज़ाहिर है PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि कितने प्रोग्राम्स अभी उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किए हैं. तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने माजरत कर दी. उन्होंने कहा जी मुझे इस बारे में फिलहाल अभी पता नहीं है, तो देखते हैं. तमाम उन्होंने ये कहा कि जी जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी ये बात बोली कि लैपटॉप के लिए 10 अरब निकल सकते हैं, तो इलेक्शन के लिए 20 अरब क्यों नहीं निकल सकते. अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि फुल कोर्ट समात करे. ओके, जस्टिस मुनीब का ये कहना है 6 माह आगे कर सकता है तो 2 साल भी आगे कर सकते हैं. इलेक्शन कमीशन को अदालत से रुजू करना चाहिए था. ओके जी, 1 मार्च का फैसला कितने अरकान का, ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला. सवाल ये है कि 90 दिन से ज्यादा तारीख कौन बढ़ाएगा, क्या एक बंदे की ख्वाहिश पर असेंबली तहलील होनी चाहिए. जस्टिस जमाल का ये कहना है. ठीक है जी. आजम तारड़ कहते हैं हुकूमत को कहा जा रहा है अभी कौमी असेंबली तोड़ दें. ओके, इमरान खान का बयान आया, कहते हैं जी इलेक्शन से खौफजदा लोग सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर दबाव डाल रहे हैं. न्यूट्रल्स को कहता हूं उनकी वजह से कौम आपके खिलाफ होती जा रही है, रास्ता दुरुस्त कर लें. डराने धमकाने का रास्ता बैकफायर कर रहा है. आइन की पासदारी के लिए APC में बैठने को तैयार हूं. कि जिसके अलावा PTI का वजीर दाखिला के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमा दर्ज करने का ऐलान. कराची समेत सिंध में आज और कल हल्की और तेज बारिश का भी इम्कान है. अखबार में ये खबर शामिल है. और इसके अलावा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान को धमकी नहीं दी, सियासी बात की है. एक साहब अदालती पेशी के साथ बड़ा लश्कर लाते रहे, उसके बावजूद वसी पैमाने पर जमानतों का जुमा बाजार लगा हुआ है. अच्छा जी, मुफ्त आटे के जो ये मराकज हैं ये मक्तल साबित हो रहे हैं पाकिस्तान के गरीबों के लिए. और बगदड़ में 3 खवातीन समेत 5 अफराद एक दिन में जाँ बहक हुए हैं. 2 अफराद, कितनी अफसोसनाक बात है. साहिवाल में 2, जहानिया में 1 खातून. फोटो सेशन पर अवाम मुश्ताइल, एहतजाज, नारेबाजी. और मुरीद के और लियाकतपुर में जो है वो बाकी लोग ये जाँ बहक हुए हैं. बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है जी.
और सुनने में ये आ रहा है कि ना सिर्फ ये आटे में बड़ी मिसमैनेजमेंट हो रही है बल्कि द क्वालिटी ऑफ द फ्लावर दैट इज बीन गिवन इज प्रीटी बैड. ओके जी, 11 बल्दियाती नशिस्तों पर इलेक्शन, एमक्यूएम को मनाने की कोशिशें. पीपी ने मेयरशिप की खातिर इत्तेहाद के लिए बैकडोर राब्ते शुरू कर दिए. एमक्यूएम आप इस वक्त जानती हैं, फुल टाइम जानते हैं, सेंसस के ऊपर लगा हुआ है. हेडलाइन उन्होंने जो है वो करार दे दिया है. देखते हैं जिसका कोई नतीजा निकलता है या नहीं, बिकॉज आपकी शायद ब्रेक की जाने बढ़ना है. टाइम चेक दिया, लेकिन बताते ही चलें कि जी जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो आधे कराची की इस वक्त सेंसस हुई है उसके मुताबिक कोई 85 लाख लोग जो हैं वो निकल कर आए हैं. तो ये आपको पता है एमक्यूएम इस पे काफी परेशान हो गई है. लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. 8:06 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी, खेलों के हवाले से बात करते हैं. वेल, नथिंग मच टू टॉक इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट राइट नाउ. एंड मैं पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि टीम हमारी जो है वो कल रात वापस आ गई है दुबई से. कप्तान शादाब खान ने मीडिया से बात की है. कहते हैं जी पाकिस्तानी नौजवान क्रिकेटर्स बासलाहियत हैं, मुस्तकबिल में सितारे बनकर चमकेंगे. इब्तदाई 2 मैचों के दौरान घबराहट का शिकार दिखाई दिए, मगर कंडीशन से मांग होते ही उन्होंने मजबूत कमबैक किया. ये सीरीज उनके लिए सीखने के अमल का हिस्सा थी. एहसानुल्लाह की उन्होंने बड़ी तारीफ की है. कहते हैं जी मेरे लिए बड़ी एजाज थी की बात थी कि मैंने पाकिस्तान टीम के लिए कप्तानी की. जीत जाते तो फिर कप्तानी अच्छी करार दे दी जाती. ठीक है, बगैर आपको पता है कि शादाब की कप्तानी पे जो है पहले 2 मैचेस में काफी तनकीद का उनको जो है वो निशाना बनाया गया है. ओके, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है शाहिद शादाब के लिए? आपको पता है कि ये सीरीज इसलिए भी यादगार रही बिकॉज शाहिद खान आफरीदी का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है. मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स फॉर पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल्स. 97 विकेट लाला की होती थी, बट शादाब जो है he has become the first bowler from पाकिस्तान जिन्होंने 100 विकेटें जो हैं वो हासिल की. और शाहिद खान आफरीदी की तरफ से जो है वो उन्होंने ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने उनको मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है. चलो जी, बहुत अच्छी बात है. इसके अलावा लाला ने अपने ट्वीट में जो है वो एहसानुल्लाह और साइम अयूब की भी जो है वो तारीफ की है. वेल डन. देखिए, अच्छी बात है. हर नौजवान खिलाड़ी तो परफॉर्म नहीं कर सकता था, लेकिन डेफिनेटली एहसानुल्लाह हैज बीन द स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान. गुड. अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने वर्ल्ड कप को आइंदा हदफ बना लिया. गुड लक टू देम विदाउट डाउट. वैसे आपने एक फर्क जो देखा हो, मे बी इट वॉज नॉट द वर्ल्ड कप और एशिया कप या कुछ भी था, लेकिन जो खिलाड़ियों के दरमियान जो दोस्ती यारी और कैमराडरी नजर आई इस बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के दरमियान, आई थिंक दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव चेंज बिकॉज ऑफ द फील्ड कुछ भी हो रहा हो बट ऑन द फील्ड. और शायद इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अफगान खिलाड़ी बहुत बड़ी तादाद में PSL में हाल ही में अभी शिरकत कर आए हैं. तो जाहिर है वो दोस्ती यारियां वहां पे एक नेचुरल सी बात है बिकॉज ऑल द अफगान प्लेयर्स जो होते हैं वो सब दे ऑल कैन स्पीक उर्दू एज वेल. और बाकी माशाल्लाह हमारी आधी टीम तो वैसे ही पश्तो जबान बोलती है, तो वो आपस में पश्तो में भी बात कर लेते होंगे. तो ये अच्छी चीज है. और वरना अफगानिस्तान के साथ आपको जो अंदाजा है कि वो थोड़ी सी रिसेंट टाइम्स में हमारी तलखियां काफी रही हैं. मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिप्लोमेटिक फ्रंट एंड स्टफ. सो ठीक हो गया जी. चलें और क्या बात है सर, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें. भाई, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज अपने अख्ताम को पहुंच गई है और वेस्ट इंडीज ने सीरीज को 1 के मुकाबले में 2 मैचेस से अपने नाम कर लिया. कल का मैच जो जोहानिसबर्ग बुलरिंग में खेला गया वो भी एक बहुत ही हाई स्कोरिंग गेम था और तकरीबन क्लोज टू 450 रन इस में 440 रन जो है वो तकरीबन इस मैच में भी बने. इनफैक्ट 433 रन टू बी स्पेसिफिक. पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज ने 220 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर. अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन देयर बट लेट डाउन द ऑर्डर. 44 रन बनाए 22 गेंदों पर रोमारियो शेपर्ड ने, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे. 19 गेंदों पे 41 रन बनाए निकोलस पूरन ने और उसमें 4 छक्के और 2 चौके शामिल थे. इसके अलावा ब्रैंडन किंग ने 36 रन बनाए. जवाब में साउथ अफ्रीका दे वर प्रीटी मच इन द चेस इवन दो क्विंटन डी कॉक कल निस्बतन स्लो खेले. 21 गेंदों पे 21 रन बनाए, लेकिन दूसरी जानिब से रीजा हेनरिक्स ने 44 गेंदों पे 83 रन बनाए. 21 गेंदों पे 42 रन बनाए. रायली रूसो ने, एडन मार्करम ने कुछ एंड में जरूर पावर हिटिंग की 18 गेंदों पे 35, लेकिन उनको बाकी जो मिडिल ऑर्डर था उससे साथ नहीं मिल पाया.
और आखिरी ओवर में गालबन जीतने के लिए इनको कोई 26-27 रन ऐसी कुछ चाहिए थे, बट दे लॉस्ट दैट गेम बाय 7 रन्स. सो इस तरह बिग विन दिस इज फॉर वेस्ट इंडीज. साउथ अफ्रीका को उनके होम ग्राउंड पे शिकस्त देना एक आसान बात नहीं होती, और यहाँ पे इन्होंने जो है ये कामयाबी हासिल कर ली है. दूसरी जानिब अभी चिटागोंग में मैच होना है 1 बजे बांग्लादेश और आयरलैंड के दरमियान. इन द मीनवाइल जो मैच क्राइस्टचर्च में होना था बिटवीन न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका, ये मैच जो है ये बारिश के बाइस नहीं हो पाया. कल हमने आपको बताया था कि बारिश हो रही है, तो ये बारिश चलती रही और यहाँ तक कि ये मैच नहीं हो पाया. तो ठीक हो गया जी. ये हो गई है बात क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान की, और इसके अलावा कुछ जरा फुटबॉल के स्कोर्स पे भी जो है वो नजर डाल लेते हैं, बिकॉज जो आखिरी दिन था कल मेरे ख्याल से जी, जो ये मैचेस इंटरनेशनल ब्रेक हुआ था ये अपने अब इख्तिताम को पहुंच गया है, जिसमें काफी सारे मैचेस हुए. तो इस वीकेंड पे जो है वो लीग फुटबॉल एक बार फिर से एक्शन में आ जाएगी. लेकिन कल एक बड़ा अपसेट हुआ. स्कॉटलैंड ने जो है वो शिकस्त दी है स्पेन को 2-0 से. ओए होए होए. अच्छा, ये जो मुकाबला था बेसिकली ये दीज आर द यूरो क्वालिफिकेशन. ये इसका ग्रुप ए था जिसमें स्कॉटलैंड ने स्पेन को 2-0 से जो है वो शिकस्त दी है. और स्कॉट मैकटोमिने ने जो है, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर हैं ऑफ कोर्स, उन्होंने दोनों गोल कल स्कोर किए. सो बिग विन फॉर स्कॉटलैंड मैन. स्कॉटलैंड इज इन द न्यूज. अरे आपने कल हमजा यूसुफ साहब के ट्वीट्स देखे यार? माशाल्लाह ये तो बड़ा मजहबी बच्चा है. बिकॉज कल आपने देखा कि कल उन्होंने अपना जब वो वहाँ के ऑफिशियल अपनी सरकारी रिहाइशगाह में जब मुंतकिल हो गए, तो वहाँ पे उन्होंने माशाल्लाह बताया कि हमने रोजा रखा, और तस्वीर भी उन्होंने लगाई कि जिसमें वो नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज की इमामत जो है वो यूसुफ हमजा भाई जो है वही कर रहे हैं. हमजा साहब बच्चा है हमारे सामने का, तो 37 साल का है यार, 5 साल छोटा है मुझसे. यानी ये सोच के फिर उम्र का अंदाजा होता है. और यानी यार कितनी इंक्लूसिव सोसाइटीज हैं यार, ये अमेजिंग मैन. अच्छा जी, कल बेल्जियम और जर्मनी के दरमियान भी मैच हुआ था, और इस मैच में जो है वो बेल्जियम ने जर्मनी को 2 के मुकाबले में 3 गोलों से शिकस्त दी. कहते हैं कि पिछले 70 साल में बेल्जियम ने पहली बार जो है ये जर्मनी को शिकस्त दी है. और कैरास्को, लुकाकू एंड केविन डी ब्रुयना ने गोल स्कोर किया फॉर बेल्जियम. इसके अलावा इंग्लैंड और जॉर्जिया और नॉर्वे के दरमियान मुकाबला 1-1 से बराबर रहा. क्रोएशिया ने तुर्किया को जो है वो शिकस्त दिया. तुर्किया की टीम भी फुस हो गई है बिल्कुल यार. अच्छी टीम हो गई थी इनके एक जमाने में, आज से कोई 10-15-20 साल पहले, लेकिन उसके बाद से कोई इतना खास नहीं खेल पाई. ये वेल्स ने शिकस्त दी है लैटविया को 1-0. तो चलें जी, ये हो गए कुछ फुटबॉल के स्कोर्स. एंड आज बहुत शदीद काल है यार खेलों की खबरों का, सीरियसली. और क्या सीन है, कोई और खबर ऐसी? अब मैं गोल्फ की क्या खबरें सुनाऊं आपको जी. वुड्स डिजाइन कोर्स टू होस्ट पीजीए टूर इवेंट. गुड ऑन हिम मैन, गुड ऑन हिम. चलें जल्दी से आप लोग कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं अगर वो यहाँ पर मौजूद है हमारे पास. सैयद एहसन जामी कहते हैं, क्या हाल बताएं उस शहर का दोस्तों जहां आटा हो महंगा और जिंदगी सस्ती. जी बिल्कुल, आई एम श्योर यू आर रेफरिंग टू दोज न्यूज. कल में ये जो सस्ते आटे की लाइनें लगी हैं, इसमें भगदड़ से 5 अफराद पंजाब में जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं. इसके अलावा साइम साहब कहते हैं, यार लेट्स टॉक अबाउट द ऑनलाइन शो डाउन यू हैड विद द ब्रोकरेज हाउस सीईओ. अरे ये नजम साहब, हाँ यार मैं इनको फॉलो तो नहीं करता मैं, लेकिन ये अक्सर ट्वीट इनके मेरी टाइमलाइन पे नजर आ जाते हैं, बिकॉज आपको पता है कि ट्विटर आपका जो है ना वो प्रेफरेंसेस देखता है. तो इनके ट्वीट्स बड़े जो है वो प्रो पीएमएलएन होते हैं, शदीद पीएमएलएन के ये सपोर्टर हैं. और ये जो अभी 4-3 जजमेंट और 3-2 वाली जजमेंट, इसके ऊपर इनके साथ मैंने ट्वीट किया था. अच्छा, इसमें ना एक तो हमारे यहाँ, अच्छा इनके मिजाज के हवाले से मैंने काफ़ी बातें पहले भी सुनी हुई हैं लोगों से, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मेरे ट्वीट के उन्होंने, और तो कुछ नहीं, मैंने सिर्फ उनको अपना एक सीनियर, एक बुजुर्ग करार दिया, जिसपे वो बड़े ऑफेंड हुए कि आप मुझे बुजुर्ग, मेरी एज पे कैसे बात कर सकते हैं आप. तो असल में प्रॉब्लम यही है कि ये जो बोर्ड रूम में बैठे हुए बूमर्स होते हैं, इनको अंदाजा नहीं होता कि यार सोशल मीडिया की जिंदगी कुछ और होती है. जो एक्सपेक्ट आपके वो एम्प्लॉइज, जिनकी ज़ाहिर एक जुम्बिश कलम पे आप उनकी नौकरी फारिग कर सकते हैं, वो जो रिस्पेक्ट आप वहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपको सोशल मीडिया पे उन अलकाब से या उन अल्फाज से लोग नहीं नवाजते. अच्छा, मैंने हजरत को ये दावत भी दी कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन में कहीं एक जगह आप बता दीजिए जहाँ पे मैंने आपके लिए कोई इज्जत से या तकरीम से गिरा हुआ लफ्ज इस्तेमाल किया हो. वो नहीं बता पाए.
फिर वो इमरान खान को लान तान करने लगे जो वो करते रहते हैं. यानी आप ये समझ लीजिए कि वो साहब जो हर अच्छी बुरी चीज अपनी पार्टी की जस्टिफाई करते हैं, और जब उनको कोई आके काउंटर करे तो फिर उसको बद तहजीब और पता नहीं न्यू जनरेशन और इमरान खान के इन्फ्लुएंस लोग करार दें, तो फिर तो साइम यार अब क्या कहा जा सकता है. तो आप होंगे सीईओ अपने घर के या अपने करियर जो भी आपने बहुत बड़ा बनाया होगा, बट मेरे लिए आप एक छोटे आदमी हैं. ठीक है, जब भी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. आलमगीर साहब की आवाज आपने सुनी है ना. आई होप आप लोगों ने इस गाने को एंजॉय भी किया होगा. कामरान याया साहब कहते हैं नाइस सॉन्ग, ग्रेट आलमगीर, इंडीड, नो डाउट अबाउट दैट. इसके अलावा राजमटाज कहते हैं अदील अजहर, जोक ऑफ द सेंचुरी, एमक्यूएम हुकूमत छोड़ दे ताकि मुल्क टूट जाए और डॉलर 400 का हो जाए. यार ये वो बेचारी उनकी एक सोशल मीडिया की लड़की, आई नो दैट गर्ल यार. वो किसी ने उसको व्हाट्सएप भेज दिया और उसने उसको ट्वीट कर दिया. तो मैंने उस पर फिर बोला भी था यार, मैंने ऑफर भी की थी कि भाई मैं आपको जरा आके, अगर आप कहें बादराबाद मरकज आके समझा देता हूँ कि ये आप बच्चों को गलत चीजें फीड की जा रही हैं. हुकूमत छोड़ने से, हुकूमत टूट जाने से मुल्क नहीं टूटना, और उससे आपका डॉलर भी 400 का नहीं हो जाना. ये किस तरह की बातें फीड कर रहे हैं यार. बट बहरहाल एमक्यूएम का आपको पता है इस पर टोटल फोकस जो है इज ऑन द सेंसस राइट नाउ, खाना शुमारी एंड मर्दम शुमारी. और जैसे कि मैंने खबर भी जिस वक्त पढ़ रहा था उसमें उन्होंने यही बताया है कि जो इनिशियल नंबर्स आए हैं, इवन दो पता नहीं क्यों पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ये किया. मुझे तो हैरत ये होती है कि एमक्यूएम ने पीपी पे ट्रस्ट कैसे कर लिया कि वो उनके मसले सॉल्व करने वाली है. लेकिन बहरहाल आई मीन वो कहते हैं ना, यू बीन बिटन बाय द सेम होल टाइम एंड अगेन. हिम्मत है भाई. व्हाट्स योर से राना तनवीर. या राना तनवीर के हवाले से मैं बात कर चुका हूँ. आई थिंक काफी गैर पार्लिमानी जबान जो है वो इस्तेमाल की गई है, और बड़ा अच्छा होता है कि नून लीग की जानिब से कुछ लोग उठते हैं और ये बात बोलते हैं कि यार ये थोड़ी ज्यादा हो गई. बिकॉज पता है क्या होगा, इस पे जो फिर रिस्पॉन्स आएगा ना, इस पे जो रिस्पॉन्स आएगा, जैसे हमारे एक अभी नून लीगी दोस्त ने आके ट्वीट किया कि यार गंदी जबान का आगाज इमरान खान ने किया. तो मैंने कहा कि यार किसी को ना हराम की नस्ल या हराम ज्यादा कहने की एग्जाम्पल जरा आप मुझे बता दीजिए जहाँ पे इमरान खान ने कभी किसी के बारे में ये इस लेवल की जो है ना बात की. अच्छा, इसमें राना तनवीर वजीर तालीम है बाय द वे, और अभी आपको पता होगा कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में पोडियम पे खड़े होकर जो है वो बहन की गाली दी है. अच्छा, वो एक्चुअली शायद जरा कल्चर का हिस्सा हो जाता है, तो बहन और माँ की गालियां ऐसी जो है ना वो जबान पे चढ़ी हुई होती हैं कि वो हम बोल जाते हैं. लेकिन वो अहमक को ये भी नहीं पता था कि यार ये एक कॉन्वोकेशन यूनिवर्सिटी का हो रहा है. पीछे मैं साहब जो थे उनके एक्सप्रेशंस देख रहा था, वजीर तालीम हैं पाकिस्तान के ये. लेकिन अफसोसनाक बात, ख्वाजा आसिफ साहब ने, खैर इसमें अफसोस की बात नहीं, एक्सपेक्टेड था, उन्होंने भी अगर आपको याद हो तो ट्रैक्टर ट्रॉली कहा था पीटीआई की एक लीडर को, जिसपे बड़ी तालियां बजी थी. तो बड़ी अफसोसनाक. एंड देखिए तमाम बातों को अगर आप सम करें तो आपको उससे अंदाजा यही होगा कि कितनी डेस्परेशन इस वक्त हो चुकी है, यानी शदीद लेवल की. मुइज कहते हैं अलबेला राय हकीकी आजादी की तलाश में है आज तो. ओके. जाहिद खान कहते हैं सलाम भाई, स्प्रिंग इन आवर लॉन. ये जाहिद भाई जो है ना यार, ये फिट आदमी है. लाइक हम पता नहीं किन चक्करों में, बातों में, टेंशन अपने ऊपर लेके बैठे हैं, वो अपनी इस वक्त घर के बाहर बागबानी कर रहे हैं. और माशाल्लाह क्या फूल खिले हुए हैं, फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार. इकबाल का शेर था ना ये, ऊदे ऊदे नीले नीले पीरे पीरे पैरहन. वाह सर, कमाल हो गया सर. अच्छा जी, इसके अलावा और क्या सीन है भाई. किसी ने मुझसे पूछा इसराइल में क्या हो रहा है. यार खुदा की कसम, अगर किसी ने मुझसे पूछा ना इसराइल में क्या हो रहा है, मैं आपको तो कुछ नहीं कर सकता. मैं ये बाट पड़ा हुआ है, ये वो जो पेपर जो होता है ना, पेपर स्टॉपर जो होता है, वो अपने सर पे मार दूंगा. मैंने इतनी तफसील से बात की है इसराइल के ऊपर यार. अब मैं दोबारा नहीं रिपीट नहीं कर रहा दोबारा सारी बातें यार. मैं एक बार बता दिया यार. प्रोग्राम की इंडेक्सिंग होनी चाहिए. वैसे हमारा जो यूट्यूब में प्रोग्राम होता है ना, उसकी इंडेक्सिंग होनी चाहिए. यानी इससे अच्छी इंडेक्सिंग तो हमारा बेचारा वो हारिस जो उसकी शक्ल वाला जो साउथ अफ्रीकन बॉलर जो है, उसकी शक्ल वाला जो है हारिस, वो अच्छी इंडेक्सिंग कर देता है. वो बेचारे यार वीडियो निकाल के, अहमर बड़ा अच्छा काम करता है ये वाला, और वो भी यही करते हैं कि यार वो उन पार्ट्स को निकाल के अक्सर कोई ना कोई डिस्कशन होता है तो वो क्लिप शेयर कर देते हैं. देखें आदिल भाई ने ये बात जो है ना वो इस वक्त जो है वो की थी. सो या अब मैं रिपीट तो नहीं कर रहा मैं यार. ओके चलें जी, अभी वक्त आ गया है कि टिल लास्ट, फरहान सईद कहते हैं टिल लास्ट ईयर यू वर प्लेइंग कलाम इकबाल आरिफाना कलाम इन रमजान. हाँ देखिए गाने अभी भी न्यूट्रल ही हैं, लेकिन वाकई वो आरिफाना कलाम और ये
जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो ये आ रही है कि यार वो बड़े तवील होते हैं वो, लेकिन नहीं, यू आर राइट. मुझे मैंने प्लेलिस्ट उसकी अपनी अलग कर ली है, सेग्रीगेटेड. होपफुली इस वीक से या नेक्स्ट वीक से आपको ये चीज जो है ना नजर आनी शुरू हो जाएगी, आरिफाना कलाम वाला सीन. ठीक है जी यार, छा गया आतिफ भाई यहाँ पे, जबरदस्त. रब्बा सच्चे आए हो आप लोगों ने, इसको एंजॉय किया होगा. और मैं रमजान में तो जरूर चलाता हूँ यार. यानी इतनी मॉडर्न टेक है यार ये इस बड़े मशहूर कलाम पे के छा गया है. यानी इसकी सिंगिंग की जो है ना आतिफ की ताकत, वो जो है बिल्कुल आपको जो है वो बिल्कुल आश्कार हो जाती है. बहुत आला, जबरदस्त. अच्छा जी, और क्या सीन है? और ये सीन है कि यार इंटरनेशनल कोई बड़ी खबर अभी ऐसी मुझे नजर आ नहीं रही है. मैंने हमदा यूसुफ साहब का तो जिक्र कर ही लिया था. माशाल्लाह उन्होंने ट्वीट्स किए, उससे हमें अंदाजा हुआ है माशाल्लाह वो कितने बड़ी इस्लामी फैमिली है भाई उनकी. और अच्छा उसमें हाँ ये भी एक बात हो रही थी यार, वो हमारे ग्रुप में भी चल रहा था कि यार हम क्यों उतने पाकिस्तानी क्यों इतने खुश हो रहे हैं. अबे खुश होने दो ना यार, क्या हो गया? हमारे पाकिस्तान के अब्बा उसके मियाँ चन्नू से गए. अच्छा दादा नहीं, उसके याद नहीं, ये भी गलत फहमी, यही बातें फैलाना. तो दादा गए थे. दादा इसके गए थे, ऋषि सुनक जो है ना इसके दादा गुजरावाला से गए थे. ये जो मियाँ चन्नू से तो इसके अब्बा गए थे, हमजा यूसुफ के. और अच्छा स्कॉटलैंड में तो यार गेम पाकिस्तानियों ने काफी सेट की हुई है, बिकॉज स्कॉटलैंड की जो स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो कि वहां की मैंने आपको बता रहा था ना कि जो बड़ी कॉम परस्त पार्टी है, जो कि इंडिपेंडेंट स्कॉटलैंड पे बिलीव करती है, उसके लीडर तो ये हो गए हमारे हमजा भाई. भाई तो नहीं है, छोटा है. अगेन फिर दोबारा बोल के शर्मिंदगी हो रही है, हमसे छोटा 37 साल का है यार, मजाक लगाया हुआ है. अच्छा मजेदार बात यह है कि जो उनके ऑपोजिशन पार्टी है स्कॉटिश पार्लियामेंट में, लेबर पार्टी जो है, उसके जो हेड है दैट्स अनस सरवर. और ये अनस सरवर कौन है? ये जो चौधरी सरवर साहब हैं, साबिक गवर्नर पंजाब, जो पहले पीटीआई में होते थे, अब छोड़ के वो शायद तरीन लीग ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं. उनके साहबजादे हैं. तो यार यहाँ तो गवर्नमेंट ऑपोजिशन दोनों में पाकिस्तानी छाए में इस वक्त. कमाल हो गया, जबरदस्त. ओके जी, और इसके अलावा हाँ यार ये बात करते हैं ना, स्टेट बैंक ने एक बड़ा दिलचस्प काम किया. जरा खोलता हूँ स्टेट बैंक का ट्वीट, निकालता हूँ आपके साथ शेयर करते हैं भाई. ये बेसिकली दिस इज रिगार्डिंग MDR, something called the merchant discount rate. Okay? इस पे जरा बात करते हैं. और उन्होंने स्टेट बैंक ने ट्वीट भी किया था, एक छोटी सी वीडियो भी जो है उन्होंने इस पे लगाई हुई थी. हाँ वो कहते ये हैं, टू encourage merchants to accept credit and debit card, SBP has abolished the floor on merchant discount rate. Now merchants can negotiate a rate less than the current 1.5% with the banks. To enable banks to offer reduced MDR to merchant, SBP has also reduced the interchange reimbursement fee on credit card to 0.7% and debit card to 0.2%. MDR is अच्छा सुन लें. अच्छा ओह, स्टेट बैंक ने अपने ट्वीट में डेफिनेशन भी इसकी दी है. सो कहते हैं MDR is a rate of fee charged by the bank from merchants, while IRF is a part of the MDR which is paid टू द कार्ड इशूइंग बैंक. ओके चलें जी, आपने देखा होगा कि अक्सर आप जब किसी मर्चेंट के यहाँ ट्रांजैक्शन करने जाते हो, कहता है कि भाई मैं 2.5% ऊपर चार्ज करूंगा. आप कहेंगे भाई क्यों चार्ज करोगे? कहने लगा सर मुझे क्या, मुझे तो बैंक वाले चार्ज करते हैं. और ये एक रियलिटी है. 2.5% थोड़ा ज्यादा बता देते हैं, लेकिन उसमें भी अपना बंदा दुकानदार मार्जिन रखता है. लेकिन क्या होता है कि यार जनरली एक सर्टन रेट होता है हर ट्रांजैक्शन पे, एक सर्टन अमाउंट जो है वो पे कर रहा होता है मर्चेंट. यानी उसको अगर वो 100 रुपए की ट्रांजैक्शन करता है तो उसके पास 100 रुपए नहीं आ रहे होते, उसके पास एक्चुअली, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि 98 रुपए 50 पैसे उसके पास आते हैं. अभी हाल ही में आपको पता है ना कि हमारे यहाँ बहुत सारे पेट्रोल पंपों ने जो है, जब पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ इनके आने के बाद, पीडीएम के आने के बाद, तो उस वक्त उन्होंने बहुत सारे पेट्रोल पंपों ने जो है वो कार्ड्स एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था. बिकॉज उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार मैं जितने पैसे जो मुझे डीलर मार्जिन मिलता है वो उससे कहीं कम है जो पैसे एक्चुअली मेरे MDR में कट रहे होते हैं. समझ रहे हैं ना MDR क्या होता है? यानी वो फी जो कि बैंक काटता है एक क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन करने के लिए उस मर्चेंट या उस दुकानदार पे. यानी तो ट्रांजैक्शन एक तरह का, अच्छा दुनिया भर में MDR होते हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका या तरक्की याफ्ता मुल्कों में चले जाएं जहां पे बहुत ज्यादा कार्ड यूज होता है, बहुत ज्यादा प्लास्टिक मनी इस्तेमाल हो रही होती है, वहां पे क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए MDR ऑन द लोअर साइड. पाकिस्तान में ये द नंबर इज ग्रोइंग फॉर श्योर. आई डोंट हैव द करंट नंबर के पाकिस्तान में कार्ड्स की पेनिट्रेशन, क्रेडिट कार्ड की तो खैर पेनिट्रेशन बिल्कुल वो तो काफी हद तक स्टैग्नेंट ही है, लेकिन जो डेबिट कार्ड है उसकी पेनिट्रेशन बहुत इंप्रूव हुई है, स्पेशली
हमें पता है ये पेपाक के आने के बाद से जो वन लिंक वाले अपना कार्ड लेकर आए हैं उसके बाद सिचुएशन काफी चेंज हुई है. तो बहरहाल अब स्टेट बैंक ने ये किया और ये मुझे याद है कि स्टेट बैंक के काफी सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ कुछ महीनों पहले मेरी गुफ्तगू हुई थी. उन्होंने कहा था कि हम ये करने वाले हैं. नाउ दे हैव डन इट. सो व्हाट दे हैव डन इज दैट वो जो 1.5% का फ्लोर था जो कि एक लगाया हुआ था वो उन्होंने बैंकों को अब कह दिया कि अब इस फ्लोर को हम हटा रहे हैं. सो बेसिकली मर्चेंट अब निगोशिएट करेगा बैंक के साथ कि हम किस अमाउंट पे अग्री करते हैं. मसलन फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज सुपरमार्केट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस ऑफ ट्रांजैक्शन जिसमें से करोड़ों की ट्रांजैक्शन जो है वो होती होंगी विद द कार्ड्स. अब बैंक और वो बैठ के वैसे ऑलरेडी आई थिंक इम्तियाज तो नेगोशिएट ही करता होगा. इम्तियाज के पास इतनी बार्गेनिंग पावर है. आई मीन ये कभी पब्लिकली लिस्टेड बन जाए ना कंपनी इम्तियाज यार अबे यार 8:47 हो गए. ब्रेक पे जाना है लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ कि अब मर्चेंट जो है वो बैंक के साथ बैठ के नेगोशिएट कर सकता है. इस पे थोड़ी सी और मैं आगे चल के रोशनी डालूंगा. ठीक है जी. लेकिन फिलहाल मुझे एक ब्रेक लेना है और मेरे इंजीनियर बाबू जो है ना इस वक्त थोड़े से परेशान हो रहे हैं कि अदिल भाई ब्रेक नहीं ले रहे. तो मैं ब्रेक लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है. अच्छा जी मैं इससे पहले जाने से पहले ब्रेक में जाने से पहले क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस और ये एमडीआर वगैरह के हवाले से बात कर रहा था. एंड वन ऑफ द ट्वीट्स दैट आई सी हियर राइट नाउ इज Adil, are you satisfied with the penetration of credit card and debit cards in them? No, not at all यार. आज से पाकिस्तान में जो क्रेडिट कार्ड्स की पेनिट्रेशन हुई है क्रेडिट कार्ड नहीं मैं कहूँगा कार्ड ट्रांजैक्शंस की. आई मीन आई डोंट नीड टू फाइंड आउट द नंबर. लेकिन जो ज्यादा बड़ा इशू है ना हमारे यहाँ वो मर्चेंट्स के यहाँ अनअवेलेबिलिटी है. देखिए इसकी दो वजूहत आती हैं. मर्चेंट कार्ड एक्सेप्ट क्यों नहीं करता. मसलन ये कल रात को मैं वापस आया था और लेट नाइट एक मुलाकात थी एक दोस्त के साथ. तो वापस आ रहा था तो मैंने कहा यार अब शहरी वहरी तो बहुत हल्की. मैंने कहा चलो कुछ शावरमा ले लेते हैं हल्का सा कुछ खा लेते हैं. अब मैं शावरमा वाले अच्छा बिल बन गया था यार. मैंने ऐसे ही मजाक से पूछ लिया. मैंने कहा यार कार्ड तो नहीं होगा ना. तो कहने लगा सर मजाक कर रहे हैं क्या सर कैश है सर. हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है ना. यानी व्हाई दीज शॉप्स इन बादराबाद एंड व्हाई हैप्पी आइसक्रीम एंड ऑल व्हाई डोंट दे एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स. इसकी दो वजूहत हैं. एक तो एमडीआर इज अ फैक्टर. एमडीआर इज अ फैक्टर कि यार मैं 2% 2%, 2.25% बैंक को क्यों दूं. पॉइंट है ठीक है नहीं देता मैं. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 जो आता है वो ये कि यार डॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शंस या डॉक्यूमेंटेशन. अब ये जहां पे आपकी ये कार्ड पे ट्रांजैक्शन आ गई वो वहां पे आ जाती है डॉक्यूमेंट. मसलन अभी हमारे यहाँ जाए जी बड़े बड़े डॉक्टर्स के यहाँ आप चले जाएं. बड़े बड़े डॉक्टर्स के यहाँ 80-90 हज़ार 1 लाख के प्रोसीजर्स कैश में चाहिए उनको. लाइक आप हैरान रह जाते हैं यार. यानी लगा लो एक मशीन यार कहाँ से 4 ATM मशीनों तो फिर पैसे आप निकाल के ला रहे होते हैं. बट नहीं जी उनको ये है कि यार देखो एक तो एमडीआर इज अगेन आई रिपीट इज अ फैक्टर. पैसे जो कट जाते हैं उनके 1% भी क्यों 2% भी क्यों को. लेकिन जो टैक्स वाला फैक्टर है ना इसकी वजह से पाकिस्तान में ये कार्ड ट्रांजैक्शंस जो है ना हमारे यहाँ ये पेनिट्रेट नहीं कर पाई हैं ठीक से यार. और इस पर अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है. थोड़ी बहुत तब्दीलियां तो आई हैं. मसलन कभी कभार में बड़ा एक बार तो मैं इतना खुशी में एकदम दीवाना वार सा मैं हो गया था कि मैं जब अपने उसकी लाइन में लगा हुआ था चेकआउट की लाइन में एक स्टोर में नाम नहीं ले रहा मैं उसका तो वहां मुझे याद आया कि मैं अपना बटवा तो लाना ही भूल गया और इतना गुस्सा आया. आई हैड माई मोबाइल फोन. सो मैंने देखा कि वो जो पॉज मशीन रखी हुई है उसमें वो NFC वाला निशान बना हुआ है. मैंने कहा ओह माय गॉड NFC ट्रांजैक्शन आई थिंक आई कैन डू इट. मैं गया और NFC ट्रांजैक्शन मैंने अपनी बैंकिंग की जो ऐप थी उससे कर ली. एंड यू गाइस हैव ये बड़ा रीसेंट फिनोमेनन बता रहा हूं मैं. एंड आई वाज सो हैप्पी अबाउट इट. मैंने टैप किया और फुड़क करके उससे जैसी रसीद निकली मैंने कहा यार हम तरक्की कर रहे हैं भाई. मुझे लग रहा है ये तो यार अभी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो स्टिल यार. और बट लेट्स सी क्या होता है यार. वाकई आई मीन कैरिंग द कैश एंड ऑल द टाइम कैसे होगा ये मामला खत्म. बट चलें जी. वैसे काफी सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये जो इन्होंने MDR कम कर दिया है इससे अ लॉट ऑफ जो डिजिटल पेमेंट्स वाली कंपनीज हैं उनका इसमें नुकसान होने वाला है. उनके जो मार्जिन हैं वो इससे कम हो जाएंगे बिकॉज उनका बिजनेस मॉडल एक पर्टिकुलर MDR के ऊपर बना हुआ था और अब MDR अगर चेंज हो जाते हैं तो फिर उससे उनको फर्क पड़ेगा. आई डोंट नो हाउ रियल दैट थिंग इज but let's see. Yeah, so Pakistan is a long way to go honestly speaking as far as the payments are concerned. इसमें कोई शक नहीं है कि whether it's the one link transactions हो गई उनके बहुत सारे एग्रीगेटर्स हैं लोगों की फी पेमेंट्स हैं बच्चों की एंड ऑल ये काफ़ी डिजिटाइज हो चुकी हैं. वन लिंक की वजह से एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले किया है उन्होंने. इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी तवातुर वक्तन फवक्तन ये चीज़ें कर रहा है.
रास्ट पेमेंट के थ्रू फ्री कर दिए उन्होंने आप लोगों की ट्रांजैक्शन. मैं तो हर एक जिससे मिलता हूँ मैं उसको ये बोलता हूँ, यार तुम मुझे क्यों अपना इतना बड़ा अकाउंट नंबर दे रहे हो, गिव मी द रास्ट पेमेंट का अपना नंबर अपना मोबाइल फोन में. अभी मैंने किसी को कन्वर्ट करवाया, मुझे याद पड़ा मैं किससे मैंने की है. मैंने कहा क्या करते इतना लंबा लंबा नंबर बता रहे, लगा अपना अभी ट्रांसफर करो तुम रास्ट में आके. वहीं उसके खड़ा नंबर मोबाइल नंबर कर दिया. भाई मुझे तो पता ही नहीं थी ये बात. मैंने कहा तुम पता नहीं क्या कर रहे हो जिंदगी में. तो ये अभी हमें बहुत आगे जाना है इसमें. जैसे इंडिया में आपको पता ना कि यूपीआई, यार अभी टाइम नहीं है मैं जरा यूपीआई के कुछ बरकत बयान करता है इस वक्त. इंडिया में यूपीआई नाम का जो है ना वो एक गेटवे, पेमेंट गेटवे है जिसने रेवोल्यूशनराइज इनकलाब आ गया वहां पे डिजिटल पेमेंट्स का. हम अभी जरा पीछे रह गए इन चीजों में यार. हमने स्टार्ट अपने जमाने में अच्छा किया था लेकिन पीछे रह गए यार सीरियसली. चलें जी, बस आखिरी कुछ मैसेज शामिल कर लें जी. मुनीर अहमद साहब कहते हैं इट इज वेरी मच स्ट्रेंज इन पाकिस्तान हाउ सडन ऑल एंटायर स्टेट फेवरिंग द कन्विक्टेड. IK is mistaken in a way because he wants to run the country with a system, but Pakistan has the habit of being run by selective people on their wishes. जी आपने ये पॉइंट लिखा. शदाद नियाज साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. और क्या सीन है जी. अब्दुल रजाक साहब कहते हैं अंग्रेजी हराम. अच्छा ओके, आपने एक मेरे साथ एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एक मौलवी साहब से सवाल पूछा गया है, आर फीमेल कैरेक्टर्स इन वीडियो गेम्स हराम. अच्छा पता नहीं मौलवी साहब ने इस पे क्या जवाब दिया होगा मुझे, लेकिन बहरहाल ये मैं कल देख रहा था, कल ये ट्विटर पे ये वाला जो पोस्ट जो है काफी शेयर हो रहा था. अच्छा जी, इसके अलावा नुमान यूसुफ कहते हैं कि असल खुशी तो थोड़ा कर ही रसीद निकलने की होती है. वैसे वाकई यार मैंने जब NFC ट्रांजैक्शन की उसकी जो स्पीड थी, मशीन ने एकदम फुक करके रसीद निकल आई. वो टू फास्ट. आई वाज सो हैप्पी. शायद खुशी इस बात की थी. मैंने फिर उसके बाद काफी दफा जो है ना वो ये यूज की है, ये जो है ना मोबाइल टैप की और पेमेंट निकल आई. सो कूल. एक बार तो मैं लाहौर गया था, बल्कि उसके बाद वहां तो मैं अपना कार्ड ही ले जाना भूल गया था. तो मैं सारी ट्रांजैक्शन जो मैं होटल वगैरह जो पेमेंट करनी थी वो मैंने अपने मोबाइल फोन के थ्रू कर रहा था. अमेजिंग. एनीवे गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी कल सुबह एक बार फिर. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे एंड एंजॉय योर 7th Ramadan, 7th रोजा. कल मिलते हैं सुबह. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.